जय हिंद साथियों, एमजे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यह कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर एक अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है। और दूसरा हो जाएगा, मनुष्य तथा दूसरे जीवधारू एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। यह हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र एक तरह से बन जाता है। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य हवा और मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता, और पेड़ पौधों के बिना किसी भी जीवधारी का होना नामुमकिन है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है कि विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख ही सकते हैं कि हर एक प्राणी, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह होता है पारिस्थितिकीय तंत्र। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र में पाए जाने वाले जीवों के बीच होने वाले परस्पर संबंधों व उनके मध्य होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि हर एक जीव एक सर्कल के रूप में एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। हर प्रकार के जीव जो होते हैं किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी को जैव विविधता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैव विविधता की खोज एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। या उनकी फिगर आप देख सकते हैं। यह वैज्ञानिक हैं एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने जैव विविधता का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में पाई जाने वाली जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या अर्थात लगभग 16 लाख जनसंख्या भारत में पाई जाती है। जिनकी प्रजातियां हैं जंतुओं की, यह 16 लाख के करीब भारत में पाई जाती हैं। यह विश्व का लगभग 8% होता है। और भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, यह सब जीवधारी जो होते हैं या स्तनधारी होते हैं, इनका और कुछ वनस्पतियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ उपजातियों तो लुप्त होने के एकदम कगार पे हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, ये चीता है, पहाड़ी कोयल, गुलाबी सर वाली बत्तख, जंगली चित्तीदार उल्लू, यह सब जो हैं ये लुप्त होने की कगार पे एकदम आ चुके हैं। आगे हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं धरती पर कीटों की संख्या लगभग 41% कम हो चुकी है। शायद आपको पता नहीं होगा कि जो हमारे बीच में कीट रहते हैं, जैसे हो गया मधुमक्खी हो गई, ये चींटियाँ हो गई, और जो आप देखते होंगे अक्सर धान के गेहूँ में पाई जाती हैं, लाल लाल सी होती हैं, यह सब एक कीट के रूप में पाए जाते हैं और इनकी जनसंख्या लगभग 41% कम हो चुकी है। पहले इनकी जनसंख्या अगर 100 थी तो आज यह सिर्फ 51 ही रह चुकी हैं। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो इन पे बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी को इन सब का ख्याल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार ये जातियाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली हो गई सामान्य जाति, दूसरी संकटग्रस्त जाति, तीसरी सुभेद जाति, चौथी दुर्लभ जाति, पाँचवीं स्थानिक जाति, और छठा आपका हो जाएगा लुप्त जाति। छठा आपका होता है लुप्त जाति। इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा सामान्य जातियाँ, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। इनको कोई खतरा नहीं है, सामान्य है, वे सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे साल का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया, और एक चूहा होता है जिसके 2 रोडेंट्स नाम का चूहा होता है, 2 दांत आगे की तरफ निकले होते हैं, नुकीले।
ये जो जातियाँ ये सामान्य जीवित रहने के लिए मानी जाती हैं। और संकटग्रस्त जातियाँ, ये जो जातियाँ होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बहुत ही होता है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इनकी जातियाँ जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं चित्र में, गैंडा हो गया, ये बड़ा सिर वाला वानर हो गया, बारहसिंगा हो गया, हिरन हो गया, मगरमच्छ, ये सब जो जातियाँ हैं यह बहुत ही खतरे में है, यानी संकटग्रस्त है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये लुप्त हो सकती है। और अगली हमारी है सुभेद जातियाँ, जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और यदि इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली तो ये जातियाँ एक दिन संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लू व्हेल हो गई, हाथी हो गया और ये पहाड़ी ऊँट हो गया, ये सब जो जातियाँ हैं ये सुभेद जातियों के अंतर्गत आते हैं। अगर इनका ख्याल नहीं रखा गया तो ये जातियाँ भी लुप्त हो जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं दुर्लभ जातियाँ। देखिए, दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। यह सुभेद और प्रभावित करने में विषम परिस्थितियों में नहीं बदली तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ये एकदम दुर्लभ जातियाँ होती हैं, बहुत ही कम पाई जाती हैं और अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया ठीक से तो यह संकटग्रस्त हो सकती हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, भालू हो गया, चिड़िया हो गई है, बुल हो गया और ये लोमड़ी हो गई, ये सब संकटग्रस्त हो जाएंगे अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो। स्थानिक जातियाँ, जो स्थानिक जातियाँ होती हैं प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ हैं। जैसे अंडमानी टील, आप देख सकते हैं, अंडमानी टील हो गया, निकोबार कबूतर हो गई, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियाँ इसकी उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, लुप्त जातियाँ। देखिए, लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ होती हैं जो अब उन जगहों पर नहीं पाई जाती जहाँ पहले इनका आवास हुआ करता था। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। इसमें आपका हो जाएगा बाघ और लाल गुलाबी सर वाली बत्तख, ये जो हैं लुप्त हो चुकी हैं। एशियाई चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है और भारत में यह जाति 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। भारत में वन क्षेत्र जो है वो 79.42 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% है। इसके 3 भाग में बांटा जा सकता है, सघन वन, खुले वन है, मैग्रोव वन। आप इन सब का परसेंटेज देख सकते हैं, 12.2%, 9.14% और 0.14%। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वन संरक्षण 2013 के अनुसार सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधों की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। अगर हम ऐसे ही वृक्षारोपण करते रहे तो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि पेड़ ही जीवन का स्रोत है। हमने प्रकृति की संसाधनों में परिवर्तन कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ों द्वारा कागज़ बना लिया जाता है, उनकी छाल द्वारा हम कई प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं और उसके दूध से रबड़ का निर्माण करते हैं, पत्तियों से औषधियाँ बनती हैं और ये उनके पेड़ के फलों, पत्तियों, बीजों से मसालों का निर्माण होता है। और कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जो आपका प्रयोग होता है। और कोयला जो है ये कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक संसाधन है जिसको हमने परिवर्तित कर दिया अपने इच्छा अनुसार। वनों का अंधाधुंध इस्तेमाल होने के कारण वन्य जीव और वनों को नुकसान पहुंचना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर वनों की लगातार कटाई होती रही तो वनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसके साथ साथ इंसानों के लिए भी ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो हमें हमेशा वनों का ख्याल रखना चाहिए। वनों का ह्रास, देखिए, ब्रिटिश काल में रेलवे लाइन, कृषि व्यवसाय और वानिकी खनन की क्रियाओं में वृद्धि हुई थी और स्वतंत्रता के बाद कृषि के फैलाव के कारण वनों का सिकुड़ना,
स्थानांतरित कृषि के कारण वनों की कटाई करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई कृषि होती है तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे जंगलों को काफ़ी मात्रा में काटा जाता है। बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं लाना, औद्योगिकीकरण तथा शहरी विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के लिए हम बहुत ही वनों को काटते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी होती हैं, सड़कें बनानी होती हैं, खेल के मैदान, हॉस्पिटल, और शहर को विकास करने के लिए उद्योगों का निर्माण करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ही वनों की कटाई हो जाती है। तो यह सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वनों को साफ करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर वर्ग मीटर से भी अधिक वन नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे। अगर नर्मदा जल परियोजना पूर्ण होती है तो इससे 4 लाख हेक्टेयर वर्ग मीटर में इसकी वनों की कटाई सुनिश्चित ही हो जाएगी। खनन ने भी वनों की बर्बादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट जो है वह खनन से गंभीर खतरे में है, क्योंकि खनन अगर बढ़ता है तो इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्राणियों पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा, जिससे उनके जीवन पे बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्थानांतरी कृषि, देखिए क्या होता है कि इसमें किसान पेड़ों और झाड़ियों को काट काट कर जलाकर मैदान को साफ करते हैं, और साफ मैदान पर 2-3 साल तक कृषि की जाती है। यहाँ खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है वो खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कुछ समय बाद जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो किसान जंगल के दूसरे हिस्से में इस प्रक्रिया को दोहराता है और वहाँ कृषि करता है। इसी के कारण हमारे जो जंगल हैं वह बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। यह कहाँ कहाँ होती है? ये उड़ीसा में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, आंध्र प्रदेश, असम और केरल में ऐसी कृषि पाई जाती है। जैसे कि जंगलों को काट कर साफ़ किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उसके बाद उस पर कृषि की जाती है, जिससे वहाँ पर खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जलाने की वजह से वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में उर्वरक बन जाते हैं। लेकिन यह कृषि बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे जंगलों का बहुत ही नुकसान होता है। एक महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं भारत के कई क्षेत्रों में सर्वधन वृक्ष रोपण करने से एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण से भी पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में सागवान रोपण से वन बर्बाद हो गए हैं। आजकल सभी को पैसे कमाने की होड़ मची हुई है। सब लोग चाहते हैं कि ऐसा पौधा लगाया जाए जिससे हमें काफ़ी मात्रा में पैसे मिल सकें। इसकी वजह से लोग सागवान का जो पौधा है वह ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से आदि जो दूसरे पौधे हैं उनको खतरा है। हिमालय यव, यह हिमालय यव का पौधा है। ये इसके पुष्प आप देख सकते हैं। यह एक औषधि पौधा है, काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पेड़ों की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है। जो टक्सोल नामक रसायन निकलता है, इससे क्या क्या होता है कि कैंसर के रोगों को उपचार में प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक निष्कासन से हिमालय यव को खतरा पैदा हो रहा है। कैंसर की दवाई बनाने के लिए इसका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस पौधे को बहुत ही खतरा महसूस हो रहा है, आगे चल के यह भी लुप्त न हो जाए। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, देखिए जैव विविधता को कम करने के लिए निम्नलिखित कारक हैं, जैसे कि वन्य जीवों के आवास का विनाश, यह बहुत बड़ा कारक है। जंगली जानवरों को मारना दूसरा, यह भी बहुत बड़ा कारक है, जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहिए। पर्यावरणीय प्रदूषण, यह बहुत बड़ा खतरा है। पर्यावरण को अगर प्रदूषित कर दिया जाए तो जानवर ही का इंसान भी नहीं रह पाएगा, इससे हमें बचना पड़ेगा। विस्तृतीकरण, जो विस्तृतीकरण है इसका होता है अर्थ कि विस्तार करना। किसी भी औद्योगिक या किसी भी क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार करने से हमें आगे चल के बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। और दावानल, इससे भी हमें बहुत बड़ा खतरा है। संसाधनों का असमान बंटवारा,
किसी भी संसाधन का अगर असमान बंटवारा कर दिया जाए, जिसकी ज़रूरत ना हो उसे भी हम अगर इस्तेमाल करने के लिए ले लें, तो वह एक प्रकार से हमारे घर में कचरा भरने लगता है और कहीं न कहीं वो हमें नुकसान पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं, भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक तिहाई जलमग्न भूमि सूखी या सूख चुकी है और 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है। जो 70% धरातल पर जल पाए जाते हैं, जो पीने योग्य होता है, वह दूषित हो चुका है और 40% मैंग्रोव क्षेत्र भी लुप्त हो चुका है। जो हमारा 40% मैंग्रोव क्षेत्र होता है, वो भी अब लुप्त हो चुका है। तो इसका ख्याल बहुत ही ज़रूरी है, सरकार को योजनाएं लाई चाहिए और इंसानों को भी अपने से खुद ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। जो पशुओं में जीन विविधता होती है, जिससे वह अपने आने वाली पीढ़ी को और समृद्ध और अच्छे से उनका भविष्य देख सकते हैं, यह भी संरक्षित रहती है अगर हम वनों को संरक्षण रखें तो। भारत में सरकार ने वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कौन कौन से कदम हैं, यह हम आगे देखते हैं। तो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, जो इस प्रकार हैं। संकटग्रस्त जातियों का बचाव करना चाहिए, ये पहला प्रावधान दिया गया था। शिकार प्रतिबंधन करना चाहिए, यानी शिकार को बंद करना चाहिए, ये दूसरा प्रावधान दिया गया था। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, जो वन्य जीव हैं उनका जो आवास होता है जंगलों में, उसका एक कानून प्रकार से रक्षण करना, यह इस अधिनियम के अंतर्गत लागू था। और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, जैसे कि आप जानते हैं कि हाथी के दांत और चीता का खाल, बहुत से जानवरों के इस ऐसे व्यापार होते हैं जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या कम होने लगती है और धीरे धीरे वह लुप्त हो जाते हैं। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया था। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव पशु विहार स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य वन प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेर है और ये वो क्या बोलते हैं इसको, मगरमच्छ है, बारहसिंघा, गैंडा और जो बाघ है, इन सब के संरक्षण के लिए सरकार ने काफ़ी प्रावधान बनाए थे। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनका उद्देश्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। आप देख सकते हैं ये सब प्राणियां हैं जिनकी रक्षा करने का दायित्व सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने उठाया था। बाघ परियोजना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1973 में अधिकारियों ने पाया देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 ही रह गई थी। ये बहुत बड़ा अंतर है बच्चों, क्योंकि किसी भी संख्या का इतना तेज़ी से घटना अपने आप में ही बहुत ही समस्या का विषय है। इससे निपटने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई थी। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा बाघों को उनकी खाल, उनकी हड्डियों का व्यापार करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, जिससे कि बाघों के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत हमें टाइगर को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना था, या इनका सुरक्षा करना ही सरकार का जिम्मेदारी था। उत्तराखंड, अब हम देख लेते हैं कुछ पार्क को जो हमारे देश में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में है
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तराखंड हो गया। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल है। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश है। राजस्थान सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, ये आपका राजस्थान में है। असम मानस बाघ परियोजना, ये असम में है। और केरला में पेरियार बाघ रिजर्व, एक केरला में पेरियार बाघ रिजर्व है। यह सब सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय उद्यान है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में पाए जाने वाले अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी वन पाए जाते हैं, पहले तो सरकार अपने नियंत्रण में नहीं रखती थी, लेकिन अब उनकी संख्या कम होने के कारण वन्य जीवों और उनके संसाधनों को बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किया और कुछ क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से अपने कब्जे में कर लिया है, जो इस प्रकार है: आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हो गया आरक्षित तथा रक्षित वन। आरक्षित वन, रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं और आरक्षित वनों को वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। लास्ट हमारा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वैसे वन्य होते हैं कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वह अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अगली हेडिंग हमारी है समुदाय और वन संरक्षण। वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। कुछ मानव जो जैसे कि आदिवासी लोग रहते हैं, कुछ अभी भी वनों में पाए जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के लोग खनन कार्य को बंद करवाना चाहते हैं। जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, इसके आसपास जो खनन होता है उसको लोग बंद करवाना चाहते हैं, जिससे कि वन्य जीवों को कोई खतरा ना हो। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वर्ग भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसका मतलब होता है कि शिकार वर्जित, आप यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। बाहरी लोगों से वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। चिपको आंदोलन, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। चिपको आंदोलन में महिलाएं जो पेड़ से चिपक जाती थीं, तो स्थानीय पौधों की जातियों का जो प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान सफल बनाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था चिपको आंदोलन। वनों की कटाई को इससे रोक लगाया जाता है। देख सकते हैं महिलाएं जो हैं, जब कोई पेड़ काटने आता था तो महिलाएं ऐसे इकट्ठा होकर पेड़ से चिपक जाती थी। वो कहती थी अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा, जिसके वजह से लोग पेड़ नहीं काटते थे और यह आंदोलन काफ़ी सफल हुआ था, जिससे कि पेड़ों की काफ़ी रक्षा हुई थी। आगे बढ़ते हैं संयुक्त वन प्रबंधन 1988 यानी 1988 में एक संयुक्त वन का प्रबंधन बना था, जिसमें ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और ग्रामीण वन तथा वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। इसका आधार प्रकृति की हर रूप से रक्षा करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति से हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वह प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। आप देखते होंगे हर प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसा कि आपको फोटो में दिखा देते हैं हम, यह देख सकते हैं, यह पीपल का पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में इससे मिलता है।
और एक बरगद का पेड़ है, इसकी भी पूजा की जाती है क्योंकि बरगद एक बहुत ही विशालतम पेड़ होता है जो काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं छोटा नागपुर जो यहाँ पर स्थित है, इसमें जो मुंडा जाति है, ये एक आदिवासी जनजाति है और एक संथाल जनजाति है। ये दोनों आदिवासी जनजातियाँ हैं। यह महुआ के पेड़ की और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।